लेकिन एनडीए का इतिहास क्या है? पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान के साथ साजिश करके चिराग पासवान को एनडीए के बाहर किया, उनसे 134 सीटों पे चुनाव लड़वाया और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा उसकी वजह से। सब लोग इस बात को जानते हैं। तो काफी इस बात की नाराजगी नीतीश कुमार के मन में भी होगी और उनके जनाधार के मन में, उनके कार्यकर्ताओं के मन में भी होगी। मैं तो मानता हूं कि वहां पे एक इस तरह का नारा भी चल रहा था कि इस बार लोजपा भाजपा हाफ लोजपा साफ, कि भाजपा को सीटें कम की जाएं और लोक जनशक्ति पार्टी की तो कमर ही तोड़ दी जाए। तो इसमें पूरा खतरा इस बात का है, क्या होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है उस दिन, बाल दिवस है उस दिन, तो उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में जनता दल यूनाइटेड के जनाधार ने और कार्यकर्ताओं की वजह से लोजपा को नुकसान हुआ है या भाजपा को नुकसान हुआ है। देखिए, भाजपा के लोग तो निजी तौर पे मानते हैं कि इस बार लोजपा का रिजल्ट खराब रहेगा। इसकी वजह से भाजपा में लोजपा को जो 29 सीटें मिली हैं उसकी नाराजगी भी है। मतलब उनके कार्यकर्ताओं में उनका मानना है इनको नहीं 29 सीटें मिलनी चाहिए थी, ये गलत दिया गया मुझे। तो वो सब ये मानते हैं कि इस बार इनका नतीजा खराब रहेगा। मतलब चिराग पासवान के लिए मुझे लगता है कि बुरी खबर इंतजार कर रही है, ऐसा लगता है जी। देखिए, चिराग पासवान की चुनौती तो है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहते हैं ना, जो आप बोते हैं वही तो काटते हैं। तो 2020 में जिन्होंने जो बोया था, इस बार इस चुनाव में वही काटने का उनके सामने चुनौती थी। उन्होंने जिस तरह जनता दल यूनाइटेड को की ताकत को और नीतीश कुमार की ताकत को आधा करने में कामयाबी हासिल की थी। 80 सीटों से नीतीश कुमार 43 सीटों पर आ गए। 2017 में 2015 में 80 सीटें थी, महागठबंधन से मिलकर लड़े थे, लेकिन 80 सीटें थी जनता दल की, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जनता दल, और आ गए वो उस पे 43 पे। तो वो दंश जो है, ना नीतीश कुमार भूले हैं, ना जनता दल के कार्यकर्ता भूले हैं, ना जनता दल का वोटर भूला है। वो अलग बात है, मुख्यमंत्री बन गए। इस चुनाव में भी चिराग पासवान ने शुरुआत इस बयान के साथ की थी कि मुझे इस बात को लेकर तकलीफ है कि मैं इस गठबंधन के साथ हूं और इस पार्टी के साथ हूं, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था की हालत खराब है। यानी वो भी नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करके ही, मतलब अपने साथी। नहीं, अभय जी, आप याद कीजिए, जब वो पटना में मर्डर हुआ था व्यापारी का, जी, उसके बाद अस्पताल में जो हत्या हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान का क्या बयान था? कानून व्यवस्था ध्वस्त है और मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, याद करिए आप। तो बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों के मित्र वाजपेयी जी बार बार कह रहे थे, ये हमारा दिल रो रहा है, हम सरकार के साथ हैं लेकिन हमारा दिल रो रहा है, क्योंकि वो बार बार उनकी मजबूरी थी उसको डिफेंड करना, अपने नेता के बयान को। तो ये सब चीजें तो नीतीश कुमार के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हिसाब ठंडा करके चुकाते हैं। वो देखिए, वो अपना हिसाब बाकी नहीं रखते, वो चुका देते हैं। ये जनता दल की राजनीति जानने वाले लोग सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने किससे हिसाब नहीं चुकाया। शरद यादव से चुका दिया, उन्होंने लालू यादव से चुका दिया, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज से चुका दिया। मतलब जहां जिसको उनको लगा तो उन्होंने, और 2 बार तो बीजेपी से भी हिसाब चुका ही चुके हैं। तो वो भूले नहीं है इस बात को। और रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे और नीतीश कुमार जी थे, तब उन दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी बिहार में नेतृत्व को लेकर के। रामविलास जी कभी नीतीश जी को नेता नहीं मानते थे और नीतीश जी कभी रामविलास जी को नेता नहीं मानते थे। चिराग पासवान तो उनके बेटे हैं। और इस बार जो नीतीश जी और चिराग पासवान की छठ के दिन मुलाकात कराई गई है, हुई, वो तो एक शिष्टाचार और औपचारिकता ही है। क्योंकि बिहार में एक नारा ये भी चल रहा था, एक नारा तो चला कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। तो एक नारा ये भी चला कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। और जो आप बता रहे हैं कि संघ के जितने इनको बड़ा जोर देना पड़ा कि बड़ा दोनों में सिनर्जी थी बीजेपी और आरजेडी के जेडीयू के वर्कर में, तो वो इसलिए जोर दे रहे थे क्योंकि ये एक नैरेटिव बिहार में बना हुआ था, जिससे आप बात करो वही कहता था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच एक टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों अपने अपने आज जो है अच्छा करें और बाद में जरूरत पड़े तो एक बार फिर हाथ मिलाएं। ये आप किसी भी बिहार के उससे जानने वाले से बात करिए, ये रिटन ऑन द वॉल था, कोई सीक्रेट नहीं था, ओपन सीक्रेट था बिल्कुल। तो इसलिए भी बीजेपी के लोगों को और संघ से जुड़े लोगों को बार बार जोर देना पड़ रहा था
कि भाई जेडीयू और बीजेपी के बीच में बड़ी एनर्जी है। एलजेपी की जहां तक बात है, तो जहां जहां एलजेपी के कैंडिडेट थे और उनके मुकाबले आरजेडी के कैंडिडेट थे, तो जाता है कि वहां आरजेडी को फायदा हुआ है उन सीटों पर। आप ये तो नतीजे बताएंगे जब उसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये कहा जाता है। तो ये सब चीजें आंतरिक जो विरोधाभास हैं दोनों गठबंधनों के, वो तो है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। महागठबंधन में भी कुछ विरोधाभास है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कुछ सीटों पर उनकी फ्रेंडली फाइट हो रही थी, कुछ जगह उनके भी आपस में जो है जिनको मनमर्जी के टिकट नहीं मिले तो चल रहा था, वो तो दोनों तरफ है। इसके बावजूद एक कॉमन नैरेटिव बिहार के चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा महागठबंधन के पक्ष में था, और महिलाओं का 10,000 वाला मुद्दा एनडीए के पक्ष में था। अब इसमें कौन सा मुद्दा भारी पड़ा है? जो मुद्दा भारी पड़ा होगा निश्चित रूप से विजय माला उसके हाथ में होगी, और जो मुद्दा कमजोर पड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। तो ये मुद्दे दोनों, यही दोनों मुद्दे केंद्रीय मुद्दे जो है जिनके इर्द गिर्द चुनाव हुआ है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात की तस्दीक करता हूं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, एक पहलू इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जो गोदी मीडिया के चैनलों पे जो एग्जिट पोल आए हैं उनका ध्यान उस तरफ नहीं है। मुख्य तौर पर बिहार में आखिरकार लड़ कौन रहा था आपस में? देखिए, महागठबंधन की रणनीति थी, और वो और थी नीतीश, मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मुकाबला था जी। हाँ, इसमें भाजपा इस मुकाबले में अगर उसकी कोई भूमिका थी तो वो आनुषंगिक और सहयोगी भूमिका थी, जैसे कांग्रेस की सहयोगी भूमिका थी, उसमें सहयोगी भूमिका थी। हाँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुख्य टक्कर में भी नहीं थी इस चुनाव में। पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने आप को मुख्य टक्कर में बना लिया था, चिराग पासवान के साथ साजिश करके बना लिया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। इस बार भाजपा मुख्य टक्कर में भी नहीं थी मुख्य तौर पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि तेजस्वी यादव की पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, पिछली बार भी वो सबसे बड़ा दल रही थी, और नीतीश कुमार की पार्टी तो 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो इस तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर नीतीश कुमार की पार्टी, और नंबर 3 पर नरेंद्र मोदी की पार्टी। इस तरीके से दूसरे, नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास अपना कोई नेता भी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने अपने नेता हैं जो बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार, भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहारी नेता हो। मतलब आप कह सकते हैं कि 4 नेताओं की दृष्टि से देखा जाए तो 4 पार्टियां ऐसी थी जिनके नेता काफी साफ दिखाई पड़ रहे थे। नीतीश कुमार का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, तेजस्वी यादव का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, और चिराग पासवान का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था। किसका क्या हश्र होगा बात बताए। अब एक सवाल पूछा जा रहा है, उस पर हम एक आखिरी चर्चा कर लें आपसे कि प्रशांत किशोर का अब क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर का क्या होगा, प्रशांत किशोर को तय करना है। नतीजे कैसे आते हैं उस हिसाब से प्रशांत किशोर की भूमिका तय होगी। अगर प्रशांत किशोर को 8 से 10% के आसपास वोट मिल जाता है, और मान लीजिए 5, 7, 8 सीटें मिल जाती हैं, तो उनको बिहार की राजनीति में ये माना जाएगा कि वो उनकी प्रासंगिकता जो है आगे भविष्य में बढ़ सकती है। क्योंकि ये पहली किसी नई पार्टी को जो अचानक बने, उसको अगर 7-8% वोट मिल जाए और इतना कुछ सीटें मिल जाए, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां 2 ध्रुवीय चुनाव बिल्कुल हो रहा हो। और प्रशांत किशोर अगर सिर्फ 2025 को टारगेट के चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे लगता नहीं फिर वो उनके लिए कोई बहुत लंबी राजनीति की गुंजाइश है। लेकिन अगर वो लंबी राजनीति की गुंजाइश के चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको धैर्य रखना पड़ेगा, उनको बिहार में ही सक्रिय रहना पड़ेगा, और उन्होंने आगे उनको 2030 में भी जब विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि इस चुनाव से उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो हर विधानसभा सीट पर उनके उम्मीदवारों की एक उपस्थिति है। उनको वोट कितना मिलता है वो अलग बात है, लेकिन उनको कहीं ज्यादा वोट, साइजेबल वोट मिलेगा, कहीं बिल्कुल नगण्य मिलेगा, लेकिन उनका झंडा, डंडा और कार्यकर्ता हर विधानसभा में इस समय घूमा है इस पूरे चुनाव में। तो अगर वो धैर्य रखते हुए और बिहार की राजनीति करेंगे, उनके जितने भी विधायक आए, चाहे एक भी विधायक ना आए या 10 विधायक आ जाए, 12 विधायक आ जाए, 5 आ जाए, वो अगर बिहार में कंटिन्यूटी करते हैं, कंटिन्यूअस लगातार राजनीति करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अब उनके राजनीति की ये आखिरी पारी है। अगर वो एनडीए को बहुमत मिलता है मान लीजिए, और वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, तो भी कितने समय तक भारतीय जनता पार्टी उनको ढोएगी,
उनको अपने कंधों पर बिठाए रखेगी, ये भी एक प्रश्न है। और उसके बाद भाजपा के पास अभी तक कोई नेता है नहीं, और भाजपा नेता ऐसे बनाती नहीं है, भाजपा नेता ऐसे बनाती है कि जैसे भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान में, अब वो नेता हो जाए, या उनको बना दिया मोहन यादव को। तो भाजपा इस कोशिश में है कि कोई सरकार अगर बने और उसकी सीटें ज्यादा हो जेडीयू से, तो अपना किसी ऐसे नेता को मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे। वो सारी स्थिति में तेजस्वी यादव भी अगर ये चुनाव लूज कर जाते हैं महागठबंधन, तो उनके सामने भी एक थकान वाली स्थिति होगी। लगातार दो मतलब लोकसभा चुनाव में 2014, 2019, फिर 2020, फिर 2025, 2024 इतने चुनाव अगर आरजेडी हारती है पार्टी, और तेजस्वी का नेतृत्व, तो उन पर भी सवाल उठेंगे। उनके लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा, पार्टी को एकजुट रखना मुश्किल होगा। एक खाली एक निश्चित जातीय और वर्गीय जनाधार से आप पार्टी नहीं चला सकते। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए बिहार में भविष्य में अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। पढ़े लिखे हैं, मुद्दों की समझ है, आंकड़ों की समझ है, और अभी तक 2 साल उन्होंने जिस तरह मेहनत की है उससे बिहार में उनकी पहचान बनी है। तो उनको तो धैर्य रखना चाहिए और बिहार में रुके रहना चाहिए। अगर वो बिहार छोड़ देते हैं और इस चुनाव से जो भी नतीजे आए मान लीजिए निराश हो जाते हैं, तो फिर प्रशांत किशोर के लिए कोई भविष्य में बिहार में जगह नहीं होगी। जगह तभी होगी जब वो जो भी नतीजे आए, जैसे भी नतीजे आए, अच्छे आए बुरे आए, वो बिहार में ही जमे रहे और आगे की तैयारी करते रहे। बिल्कुल ठीक। अब जाते जाते आप बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए कि आपका ठोस सीटों के बारे में आकलन क्या है, अनुमान है हम लोगों का, हम सब लोग अनुमान लगाएंगे, ये हमारा शौक भी है और हमारा पेशा भी है जी। अब जी सीटों के बारे में तो अनुमान मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ बिहार। अगर मैं गया होता, आगे पीछे के हिसाब से आया था, तो मैं जरूर सीटों का अंदाज लगा देता, जैसे मैं 2015 में गया था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एज जो है महागठबंधन का लगता है। अच्छा। कुछ कारणों से उस पर हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। एज मुझे महागठबंधन का लगता है, और जो जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसमें उसके पीछे जो कारण है वो भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि जो वोट पड़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन के पक्ष में गया होगा, जो बड़ा वोट। क्यों? क्योंकि एसआईआर का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा था। उस मुद्दे को भले दिल्ली में बैठ करके हम लोगों ने खारिज कर दिया हो कि भाई राहुल गांधी ने टाइम खराब कर दिया और इन्होंने ये कर दिया, लेकिन एसआईआर के मुद्दे की वजह से ही लोगों में जागरूकता आई, और जो लोग वोट डालने से बचते थे, कतराते थे या घर नहीं जाते थे, बाहर रहते थे, उन्होंने सबने आके वोट डाला। उनको ये डर हो गया कि भाई वोट की कीमत है, वोट की कीमत समझो, कल को कहीं वोट ना कट जाएगा। वोट कटने का मतलब सारी सुविधाओं से वंचित होना है, इसलिए तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरा, मैं बार बार कहता हूं कि 2019 का जो रिजल्ट था वो एनडीए के पक्ष में बहुत जबरदस्त रिजल्ट था। 303 सीटें थी अकेले बीजेपी की, और 354 के आसपास एनडीए की थी। उस आलोक में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें एनडीए बहुत अपबीट था, उसका वर्कर अपबीट था, उसके नेता अपबीट थे, और विपक्ष के नेता बिल्कुल बुरी तरह से धराशायी थे, मनोबल टूटा हुआ था। तब भी उन्होंने 2020 में कड़ी टक्कर दी थी एनडीए को। याद करिए, सिर्फ 111-12 सीटें करीब महागठबंधन की थी, और 123-25 सीटें उनकी थी, यानी 10 सीटों का फर्क, 10 सीटों के। और कांग्रेस की अलग बात है, कांग्रेस ने पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, 72 सीटों में से 19 जीती थी, लेकिन वो पिटी हुई कांग्रेस थी, लुटी पिटी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने कोई एक्सरसाइज बिहार में नहीं की थी। इस बार अपबीट थी कांग्रेस। लोकसभा के चुनावों का जो परिणाम हुआ, अब बिहार में भी देखिए 7 सीटें लड़ी थी, 4 सीटें जीती, 3 सीटें जीती है, एक पप्पू यादव जीते हैं, उसका भी उसको फायदा। और राहुल गांधी ने जिस तरह बिहार पर कंसंट्रेट किया है, उनकी संविधान वाले सम्मेलन, उनके पिछड़ा सम्मेलन, उनका पिछड़ा कार्ड, पप्पू यादव का घराना, सीमांचल में उसका असर, ये सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुझे लगता है फायदा देंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सीटें भी ठीक ठाक होने की मुझे उम्मीद लग रही है। तो ये सब देख करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा महागठबंधन का ऐज लगता है। सीटों का नंबर अब जी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तृत और गहन विश्लेषण किया, और आपकी हमेशा की तरह आपकी उंगलियां बिहार की राजनीति की नब्ज पर हैं, और आप जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो किस तरीके से आगे चल रही हैं, उनकी गतिशीलता क्या है, उन सब की आपने व्याख्या की नई परख के दर्शकों के लिए। एक बार बहुत 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 धन्यवाद। अभी बीच में जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद हम लोगों की एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।